अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो वर्कशीट के ऊपर इसको मैं टेकअप कर रहा हूँ और वीडियो की लेंथ छोटी करने के लिए मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ बोलूँगा क्योंकि आपके पास रिवाइंड का ऑप्शन होना है। देखिए कहता है ये एक मैस है जो ओ पे पड़ा हुआ है, ओ ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ 4.9 kg। ठीक है, ये टाई अप है 2 रोप से। एक रोप है आपकी TA ए है खाली, टेंशन हम बाद में बताएंगे इसमें क्या टेंशन है। दैट इज A rope and this is B rope। ठीक है, B rope का भी एरो नहीं दिया हुआ उन्होंने। कहता है इस रोप को एक साइड पे पुल किया जाता है और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ही रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये जो 3 फोर्सेस हैं। तो पहला सवाल वो ये करता है, कहता है ये सारी फोर्सेस के एरोज ड्रॉ करो पिक्चर के ऊपर ही। तो आप ये ज़हन में रखें कि जो वेट वाला एरो होता है वो तो हमेशा नीचे होता है, ये तो आपको पता ही है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। और जो टेंशन होती है ये हमेशा उधर डायरेक्टेड होती है जिधर इसकी सपोर्ट लगी होती है, जिधर से ये बांधी होती है पक्की। ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सपोर्ट। कहता है इसको एक साइड पे खींचा जाता है, तो ये हमारा लॉजिकल आंसर है कि अगर एक साइड से उसको खींचा जाता है तो वो यही साइड होगी एंड दिस इज दिस वन। क्योंकि अगर इसको इस साइड पे खींचा जाता तो ये कर्व जो थी ये इस साइड पे बनती। तो ये आपके तीनों एरोज ड्रॉ हो जाते हैं और आप 2 मार्क क्वालिफाई कर जाते हो। कहता है कि अगर TA जो टेंशन इन द A वायर है वो है 69 न्यूटन। आप ऐसा करें, एक तो एंगल फाइंड आउट करें, ये क्वेश्चन में देता है, एंगल फाइंड आउट करो और टेंशन इन B फाइंड आउट करो। कहता है बी के अंदर जो टेंशन है उसको टी का नाम उसने दिया हुआ है, कहता है ये टी फाइंड आउट करें आप। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा रिजॉल्विंग का है क्योंकि वो ड्रॉ ट्रायंगल की तरफ उसने कोई इशारा नहीं दिया हुआ। और मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर पे खुला हुआ है। वो कहता है कि जी ड्रॉ एरो टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस और फिर कैलकुलेट द एंगल थीटा एंड कैलकुलेट द टेंशन। जब कैलकुलेशन है तो फिर इसका मतलब है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जिधर थीटा है सबसे पहले उधर ऑपरेट होना पड़ता है। ठीक है, तो थीटा जो है वहाँ से पहला स्टेप इसका, जो बच्चे मुझे कह रहे थे, जैसे हमजा ने मुझे कहा था कि सर ये बताना है, तो बेटा सबसे पहला स्टेप है कि जिधर आपका एरो मार्क हो रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और ये अमूमन थीटा की ऑपोजिट साइड होती है। आप जिधर एरो मार्क है उसके साथ ही आपने ये डॉटेड लाइन का एरो ड्रॉ करना, ये पहला स्टेप है। ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमेशा जिधर एरो होता है ओरिजिनल वेक्टर का उधर ही आपने डॉटेड लाइन का एरो ड्रॉ करना है। फिर ये एरो हेड टू टेल रूल को फॉलो करता है, जो दूसरे का आपने एक्स कंपोनेंट का एरो लगाना है वो इसकी टेल के साथ ज्वाइन होगा, ताकि हेड और टेल और ये उसका रिजल्टेंट, ये कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगी। अब ये TX है, ये आपके पास ये जो T है ये TX है, और ये आपके पास TY है। अब ये आपके पास TX बनता है, T है ये 69 कॉस थीटा। मैंने कहा जिस तरफ बेस होती है वो कॉस होता है आपका, और जो TY है आपके पास वो बनता है 69 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये कंपोनेंट इस तरफ है और B इस तरफ है, B जो T के बराबर है। कहते हैं टेंशन इन B जो है वो T है, तो T आपके पास हो जाएगा 69 कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। दैट्स व्हाई राइटवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस। इसी तरीके से अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड ये एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, डाउनवर्ड ये पड़ा हुआ है। तो अपवर्ड है आपके पास 69 sin theta is equal to W, which is 4.9 into 9.81। काफ़ी मोटा मार्कर है, तो ये वेट है 4.9 इंटू 9.81। कहता है जी थीटा फाइंड आउट करें, तो आप इस इक्वेशन से ऑपरेट हो जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू 4.9 इंटू 9.81 ओवर 69,
तो थीटा साइन इनवर्स बन के आपके पास 44.1 या 44 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। थीटा आपके पास जब 44 आ गया तो इस इक्वेशन को टच करें आप, यहां पर आप cos 44 लगाएं, 69 इंटू cos 44, मेरे पास ये कैलकुलेटर है, 69 cos 44 49.6, तो t आपके पास आ रहा है 49.66 को ब्रैकेट कर दें, ये आपका आंसर बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आ जाता है। आप बेशक इसको स्लो डाउन करके दोबारा चला लें आप इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ इसमें। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उस वर्कशीट का। कहते हैं इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट B है विच इज़ 750 ग्राम। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और फोर्सेस की डायरेक्शन के लिए उसने ये एक मैप दिया हुआ है आपको, यानी 7.5 न्यूटन आपकी नॉर्थ पे फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट को, और ये जो फोर्स लग रही है ये वेस्ट एंड साउथ के बीच में 30 डिग्री फोर्स लग रही है। इसमें जो वो सवाल करता है वो कहता है कि सबसे पहले आप ऐसा करें कि ड्रॉ एन एरो टू शो दैट डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ होगा। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम का नहीं है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है वो। और अगर एक दफ़ा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स निकल आती है तो ये मैथ्स पड़ा हुआ है तो शायद ये F इज इक्वल टू ma की तरफ भी चला जाए। क्या आप एक्सेलरेशन निकाल के बताएं, और ये आगे उसने पूछा हुआ। तो उसमें ना वो ए पार्ट में कहता है कि जी आप ज़रा एरो लगा के रफली बता दें अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये तो ड्राइंग मेथड आ जाता है सीधा सीधा, ये तो रेजोल्यूशन में तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप रिजॉल्व करा के तो tan थीटा निकाल के डायरेक्शन निकालते हैं वो तो वर्थ नहीं करता एक नंबर का। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ था कि आप हेड एंड टेल रूल से वेक्टर ज्वाइन करके रिजल्टेंट निकालें। तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा दें आप, वेक्टर को आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये एंगल 30 जो अल्टरनेट होगा वो 30 एंगल होगा। आपने खाली सिंबॉलिकली बढ़ाना है आगे। अब रिजल्टेंट का यानी जितना ये साइज था उतना ही बढ़ा देना आपने, ये ना हो कि लंबा सा फ्री हैंड लगा दें आप, नहीं, जितना पिक्चर पे शो हो रहा है उतना ही आगे लगाएं, वरना रिजल्टेंट की डायरेक्शन गड़बड़ कर जाएगी। अब ये हेड है और ये टेल है दूसरे वेक्टर का, और टेल ये आपस में जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। तो इसको देखकर उसने आपको एक मार्क देना, वो कहता था वैसे एक दफ़ा बता दें। अगर बच्चे ने ये नहीं ड्रॉ किया हुआ, ये नहीं ड्रॉ किया और वैसे इस तरफ डायरेक्शन लगा देता है वो, तो वो भी ये मार्क स्कोर कर जाता है, क्योंकि उसने खाली एक अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन की बात की थी आप, ठीक है। इसको भी ज़रा स्लो मूव करके चेक कर लेना कि हेड एंड टेल से कैसे हमने एक्सटेंड करके आगे। यहाँ पर नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों हेड मीट कर रहे थे, तो हेड एंड टेल मीट करना था। अब अगर आप इसको बहुत लंबा कर देते तो ये इधर लेट जाएगा और अप्रॉक्सीमेट चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे इसको डन करा दिया, इसकी जो डायग्राम वाली टेंशन थी वो तो ख़त्म हुई। कहता है शो दैट करें, शो दैट कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, मैं उसको R कह देता हूँ, R रिजल्टेंट फोर्स जो है वो है 6.6 न्यूटन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन का एक बड़ा फ़ायदा होता है कि आंसर पहले ही पता है, आंसर पहले ही पता है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कैलकुलेशन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास चॉइस थी कि आप ड्राइंग मेथड भी इस्तेमाल कर लेते, यानी स्केल डायग्राम लेके ये बनाते और रिजल्टेंट आखिर में मेजर कर लेते, तो बता देते कि जी हाँ ये रिजल्टेंट है। और आप रेजोल्यूशन वाला भी, चूँकि प्रैक्टिस बच्चों को रेजोल्यूशन में चाहिए होती है, तो फिर मैं रेजोल्यूशन की आपको प्रैक्टिस करा के बताता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, पहला स्टेप परपेंडिकुलर। एरो किधर लगाने हैं? एरो मैंने कहा है कि जिधर ओरिजिनल वेक्टर का एरो होता है उसके साथ आपने एक एरो लगाना होता है। फिर इस एरो के लिहाज से हेड और टेल को फॉलो करते हैं, टेल के साथ हेड आएगा। तो ये आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बन जाते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.5 cos 30 और ये बन जाएगा 2.5 sin 30। जो थीटा के ऑपोजिट होता है वो साइन, जो थीटा की तरफ होता है वो कॉस।
अब देखते हैं जी हमारे पास टोटल एक्स कंपोनेंट कितने हैं और टोटल वाई कंपोनेंट कितने हैं। एक्स कंपोनेंट खाली यही है, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर आपका जो एफ एक्स होगा वो खाली है 2.5 cos 30, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 2.5 cos 30, दैट मेक्स 2.16 न्यूटन, ठीक है जी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं आप, खैर है। एफ वाई क्या है हमारे पास भाई, ये ऊपर की तरफ है 7.5 न्यूटन और नीचे की तरफ है 2.5 और साइन 30। तो आप नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होता है माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से 2.5 साइन 30। तो इसको भी कैलकुलेटर से देख लेते हैं हम। 2.5 साइन 30 1.25, इसको अगर 7.5 से माइनस करें तो हमारे पास आता है 6.25, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट हमारे पास होता है R इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स है 2.1 का स्क्वायर, ये है 6.25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 6.6 न्यूटन ही आता है, और अगर ना आए तो इसका मतलब है कहीं कैलकुलेशन में आपने गलती की है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास रेजोल्यूशन का ऑप्शन नहीं है। कहता है कि ये हमारे पास एक बोट है जो रिवर में इस साइड पे ट्रेवल कर रही है, इस साइड पे 3 मीटर पर सेकंड से, और इस साइड से वाटर एक स्पीड से आ रहा है 1.8 मीटर पर सेकंड से। तो इनकी जो कोलिजन होती है वाटर स्पीड की और जो बोट की स्पीड की, वो अच्छा 60 एंगल पे ये मीट करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको वैसे ही डॉटेड लाइन में आगे कर दूं और इसको यूं आगे कर दूं तो ये 60 का एंगल बन जाता है और ये हेड एंड टेल से ज्वाइन हो जाते हैं और इस तरफ मेरा कहीं रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन सवाल वो बड़ा प्रिसाइज कर रहा है। वो कहता है कि ड्रॉ अ वेक्टर ट्रायंगल और अ स्केल्ड डायग्राम। अब हम आपकी एक्सपर्टी जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं स्केल डायग्राम में और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर। ट्रायंगल मेथड जो है वो जो बच्चों के जिसके अंदर मैथ की स्किल्स हैं वो उस तरीके से चले जाते हैं। तो स्केल डायग्राम में हम ऐसा करते हैं कि जो क्वांटिटीज़ छोटी हैं, ये 1.8 मीटर है और ये 3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो फिर जो 1.8 होगा दैट मेक्स 3.6 मीटर पर सेकंड, और जो 6 सेंटीमीटर होगा, और जो 3 मीटर पर सेकंड है दैट विल बी 6 सेंटीमीटर, ये स्केल होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं आपके सामने ना यहाँ पे करता हूँ प्रॉपरली हाउ यू डू दैट। तो ये पहला चीज़ जो है ये मैं करूँगा, 1.8 का डबल क्या है 2 सेंटीमीटर, 3.6, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। और इससे 60 के एंगल के ऊपर आपकी जो बोट है उसकी स्पीड आ रही है। 60 एंगल यहाँ पर रखते हैं इसको, ये मुझे क्वाइट श्योर है कि ये आपको याद आता होना। 60 एंगल यहाँ पर है और ये 6 सेंटीमीटर बन रहा है अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है।
अब ये ज्वाइन हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू 60। ये ट्रायंगल भी मुकम्मल हो जाएगी और स्केल डायग्राम भी मुकम्मल हो जाएगी। ये मेरा रिजल्टेंट बन रहा है, विच इज दिस वन। और ये कितने सेंटीमीटर बन रहा है? ये मेरे पास 5.2 सेंटीमीटर बन रहा है, 5.2 सेंटीमीटर। तो फिर ये कितनी स्पीड होगी? इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये हमारे पास, अगर 2 से 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगी मेरे ख्याल में 2.6 मीटर पर सेकंड। और आपकी ये जो बोट है ये इधर थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, ठीक है जी। ये अगर आपको ये नज़र आ रहा है, जहाँ कैमरा में देख रहे हैं थोड़ा बहुत तो ये नज़र आ ही रहा है, वरना जिस तरीके से मेरे पेन वगैरह मूव कर रहे थे मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये लाइन मैंने लगाई स्केल डायग्राम 3.6 की, 30 का एंगल बना के मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। ये हेड और टेल से एरो करेक्ट डायरेक्शन में उसने एक नंबर रखा हुआ है कि अगर आपके एरोस करेक्ट डायरेक्शन में नहीं है तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। अमूमन ये स्केल डायग्राम्स के साथ ये मार्क एसोसिएटेड होता है कि एरो आपने किस डायरेक्शन के अंदर लगाए हुए हैं, ये आपका रिजल्टेंट आ जाता है, ठीक है जी। तो और कोई सवाल है इसके अंदर? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास आ गई है ये वाली, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और उसी से मिलता जुलता जो हमने पहले किया था, उसमें ये पानी की वेलोसिटी थी और ऐसे कहीं बोट जा रही थी, इसमें वाटर स्पीड ऐसे आ रही है और बोट ऐसे जा रही है। ये वाटर स्पीड है, ये बोट की स्पीड है। लेकिन इसके अंदर बहुत ईज़ है, उसने कहा है कि जी बता दो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी और दूसरा वेलोसिटी डिटरमिन कर दो। कोई उसने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि आप इसकी स्केल डायग्राम बनाएंगे या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको अगर आपने स्केल डायग्राम बनानी है तो आप स्केल रख सकते हैं, ये 14 है तो इसको 7 कर लेते हैं कि जी 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो फिर ये आपने ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर और ये आप ये समझे ना, ये 7 सेंटीमीटर ड्रॉ हुआ और ये हेड एंड टेल जा रहा है। तो फिर आप यहाँ पर आके इसको 4 सेंटीमीटर, फिर ये होगा 4 सेंटीमीटर एट एंगल ऑफ 60, ये ड्रॉ करो जो भी मैंने आपको स्केल डायग्राम बनाई है। और फिर ये जो होगा ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो इसका तो नंबर आपको मिल जाना रिजल्टेंट की डायरेक्शन का, फिर बाकी जो कैलकुलेशन का है वो करेक्ट वैल्यू के ऊपर नंबर मिलेगा, ठीक है। स्केल डायग्राम में 7 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ करें, फिर ये फोर्स जो इधर हिट कर रही है, हेड और हेड आपस में नहीं मिलते हैं, हेड और टेल मिलते हैं, तो इसको आगे एक्सटेंड कर लें कितनी 4 सेंटीमीटर 60 के एंगल के ऊपर, और फिर इनको आप ज्वाइन कर दें, ये आपका रिजल्टेंट बन जाता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन मेथड से जाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन मेथड ऐसे होगा कि ये तो एक्स कंपोनेंट है ही है, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये बन जाएगा 8 cos 60 और ये बन जाएगा 8 sin 60। इसका एरो इधर होगा, इसका एरो इधर होगा। जो एरो प्रिंसिपल है कि जिधर ओरिजिनल वेक्टर का एरो होता है उधर साथ एक एरो ज़रूर लगता है, तो फिर वो एरो अपनी टेल के साथ बता देता है कि जी दूसरा एरो बाय हेड एंड टेल प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। ये डाउनवर्ड आ गया, ये आपका वाई कंपोनेंट है, 8 sin 60 दैट इज़ योर वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में ये वेक्टर इधर है और ये वेक्टर इधर है, तो x आपका होना है 14 माइनस 8 cos 60। इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं सपोज p q, तो रिजल्टेंट आपके पास बनता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी सिमिलर है वो जो शुरू में हमने पहले टेंशन वाला किया था, सिर्फ एरो आगे पीछे लगे हैं इसके। 2 फोर्सेस के बीच में ये है, फोर्सेस की वैल्यू भी गिवन है, एंगल हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है,
तो हम ऐसा करते हैं, इस एंगल को यूज़ ही नहीं करते, हम एंगल ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये 115 है तो ये 65 होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एंगल जो है वो 180 बनता है, तो ये 65। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक एरो, इस एरो के इधर, ये एरो नीचे, इनके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ, ये एरो क्यों लगते हैं ऐसे। तो जो बच्चे मेरे पास रेजोल्यूशन की क्यूरीज लेकर आएंगे वो पहले ये समझ लें कि क्या उनको ये एरोज लगाने आते हैं या नहीं, क्या उनको एंगल वाली साइड के ऊपर कॉस थीटा और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड पे साइन थीटा समझ आता है, तो फिर आपका बाकी कोई इशू नहीं रह जाता। तो ये बन जाएगा 18 कॉस 65 और ये बन जाएगा 18 साइन 65। अब ये एरो और ये एरो एक ही डायरेक्शन में है, तो आपका x कंपोनेंट बनेगा 18 cos 65 प्लस 55, दैट इज इक्वल टू सपोज p। जो आपका y कंपोनेंट है ये टोटल डाउनवर्ड है, दैट इज 18 साइन 65, दैट इज सपोज q। तो रिजल्टेंट आपका बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ग्राफ के लिहाज से है, वो मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे, वो मैंने आपको मंडे को क्लास में पूछना है और फिर उधर से ही मैंने आपके लेसन का स्टार्ट लेना है, जो इस वक्त क्वेश्चन 6 आ रहा है आपके सामने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।